पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 11 और 12 तारीख को होगा। अभी तक हमारे पास 21 अध्यक्ष, 12 उपाध्यक्ष, 6 चेयरमैन, 4 डिप्टी चेयरमैन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और 29 विधानसभाओं के सचिव अपने सचिव के सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में मोटे तौर पर जो टॉपिक रखे हैं वो रखे हैं लोकतंत्र की जननी भारत का नेतृत्व। G20 के कॉन्टेक्स्ट में जो पहला टॉपिक रखा वो G20 में लोकतंत्र की जननी भारत का नेतृत्व। दूसरा रखा टॉपिक संसद एवं विधानमंडलों को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी एवं उत्पादक युक्त बनाने की आवश्यकता। तीसरा रखा डिजिटल संसद के साथ राज्य विधानमंडलों का संयोजीकरण और संविधान की भावना के अनुरूप विधायिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने की आवश्यकता। तो ये मोटे बिंदु रखें जिस पर मोटे तौर पर चर्चा होगी।
नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे पीठासीन अधिकारियों के 83 यानी कि 83वां सम्मेलन की। काफी महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेसी में जब अक्सर चर्चाएं चलती हैं कि कोई भी तबका हो वो अपना नैतिक दायित्व खोता जा रहा है, उसकी छवि पे असर पड़ रहा है। ऐसे में इस तरह के सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर डायलॉग्स के लिए। जब आइडियोलॉजिकल या सैद्धांतिक रूप से किसी भी स्तंभ या कहूं कि संस्था पर जब सवाल उठने लगते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह के पार्लियामेंट्रियन फंक्शंस जो होते हैं उनकी बड़ी अपनी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ साथ उनका अपना एक वजूद भी होता है। और चर्चा का एक मकसद ये होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हम उसे दूर कर सकते हैं। मदन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राठौर साहब भाजपा से, कांग्रेस से रामनाथ मीना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी सीनियर लीडर्स हैं। एक वक्त ऐसा हुआ करता था जब हम सुनते थे 20-25 साल पहले कि बजट या बिल कोई भी आता था तो उससे पहले हाउस में जाने की तैयारी करने के लिए, चाहे वो ना पक्ष लॉबी हो या हाँ पक्ष लॉबी हो, उसमें चर्चा की जाती थी कि हम इस बिल पे लेके आ रहे हैं, उस पर चर्चा करनी है और इसके ये मुद्दे हैं, क्या इसमें कोई अमेंडमेंट की गुंजाइश है। लेकिन वो सब चीजें अब गौण होती जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं उसका मकसद भी यही होता है। मैं मदन जी आपके पास आना चाहूंगा। ये काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। राजस्थान के विधानसभा के लिए एक सौभाग्य की बात भी होगी कि 1921 से 83वां ये सम्मेलन शुरू हुआ और अब चौथी बार जयपुर को ये सौभाग्य मिला है राजस्थान विधानसभा को इसकी मेजबानी का। तो क्या वास्तव में कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं। मैं जब हम बात कर रहे थे डॉक्टर सीपी जोशी से तो उनका कहना था कि देखिए ये ऐसे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर हैं, इसमें आइडियोलॉजिकली हम ये नहीं कह सकते कि आज हम उस पार्टी के हैं वो उस पार्टी के, ये नहीं। देश की तमाम विचारधाराओं को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहिए। उनकी क्या सोच है, क्या कहते हैं, वो तमाम चर्चाएं होनी चाहिए और खुल करके होनी चाहिए। वो सुनना पसंद करे नहीं करे, तो मैं उस लिहाज से चाहता हूं कि कितने महत्वपूर्ण है इस तरह के सम्मेलन। वास्तव में इस प्रकार के सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है कि आज कई प्रकार की समस्याएं आ रही है वो हम देख रहे हैं। वैसे तो ये समझें कि लोकतंत्र का जो मंदिर है वो संसद और विधानसभा ही है। वहां पर जनता की आवाज को मुखर रूप से रखने के लिए जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहते हैं और वो वहां पर रखते हैं। तो इनको वो तालमेल बिठाना पड़ता है विधायिका के साथ, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का। इनके आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए भी बहुत जरूरी है। आजकल कई प्रकार की समस्याएं आ रही है कि न्यायपालिका अपने आप को सर्वोच्च समझने लगती है, तो विधायिका को कमजोर करने के लिए कभी कभी वो भी निर्देश देने का काम कर लेती है, लेकिन विधायिका सर्वोपरि है। तो विधायिका को किस ढंग से जनता की बात रखना चाहिए। आज आपने देखा होगा कि एक इस प्रकार की भी आई, कॉलेजियम को लेकर के भी एक समस्या आई और न्यायिक नियुक्ति अधिकरण जो हमने पास किया था, राजस्थान विधानसभा में भी पास किया था और संसद में भी पास किया था, लेकिन न्यायपालिका ने उसको लागू नहीं किया। उन्होंने उसको अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर माना और उन्होंने इसको रोक दिया, कॉलेजियम को ही लागू किया। ये कई प्रकार की समस्याएं इसमें आती है जिसकी चर्चा होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि जो इस सम्मेलन के अंदर उपराष्ट्रपति आ रहे हैं उन्होंने भी राज्यसभा के अंदर भी इस प्रकार की बात कही थी कि ये टकराव इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, किस प्रकार की नियुक्ति होनी चाहिए, इसमें सबका समावेश हो, सबको इसमें उनका जो भी संदेश है, निर्देश है, उनकी आपस में पालना करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि विधायिका और कार्यपालिका का तो समन्वय है, सामंजस्य रहता है, लेकिन न्यायपालिका को लेकर के कई प्रकार की चर्चाएं होती है। लेकिन जनता की आवाज तो संसद के अंदर या विधानसभा में ही रखी जा सकेगी। ये कई है इस प्रकार की। मेरा एक सवाल है मदन जी, एक सवाल है मेरा। देखिए, यह कहा जाता है कि विधायिका कमजोर हुई है, जब से कमजोर हुई है उसी से ये टकराव की स्थितियां बनी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर हम इन्हें कहते हैं और हैं भी, इसमें कहीं को संदेह नहीं है, उनमें चर्चा सार गर्भित नहीं होती है। आजकल पार्टी बेस पे चर्चा होने लग गई।
पहले आपको वक्त होगा कि चकाल का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, तमाम चीजों का मुद्दा हो। आज एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया और ये हो गई कि जल्दी से जल्दी हाउस का काम कैसे निपटाया जा सकता है, वही सफलता का एक पैरामीटर हो गया। उसी को हम फ्लोर मैनेजमेंट कहने लग गए। चर्चाएं खुलकर होती नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। देखिए, आपने चर्चाएं सुनी होगी विधानसभा में, जब किसी भी बिल पर चर्चा होती है तो पक्ष विपक्ष सब लोग मुखर होकर के अपनी बात को रखते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का विधायक अंत में उन सब जो भी उसने बातें रखी है उसको वापस ले लेता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन उसको मेंटेन करना होता है। इसलिए वो कहता है कि मैं इनको और केवल ध्यान में ला दिया, लेकिन मैं ये वापस लेता हूं। अदरवाइज तो चर्चा तो हो ही रही है, चर्चा वो रख ही रहा है। अब ये निर्णय करने का अधिकार उसका है, मंत्री का, जिसने वो बिल सदन में रखा है कि कौन सी उसमें से बात लागू की जानी चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पार्टी बेस चर्चाएं हो जाती हैं, ये ठीक नहीं है। खुलकर के चर्चा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और खुलकर के चर्चा करने के बाद में उस पर निर्णय करने में संशोधन करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें सरकार की हेटी भी नहीं लगती। कोई सरकार फेल हो गई ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें से कुछ मतलब कई बार हम ये भी रखते हैं कि और जन भावना को और उसमें भेज देते हैं, वहां से कैसे मतलब प्राप्त किया जाए, इसके लिए भी होता है। कई कोई समिति बना करके उसको भी सौंप देते हैं, जो अपनी समिति निर्णय देती है, ये भी कई बार करते हैं। लेकिन चर्चाएं होना चाहिए, खुलकर के चर्चा होनी चाहिए, तभी जनता की आवाज हम रख पाएंगे। इसे पार्टी बेसिस पर नहीं हो, ये बहुत जरूरी है। इसमें मैं सोचता हूँ कि जब सदन के अंदर पहुंच गए तो सदन के सदस्य हैं वो, और सदन में कोई भी विषय आता है तो उस पर सारगर्भित चर्चा करना बहुत जरूरी है। और मदन जी, उसके लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि 7.5 करोड़ की आबादी अगर राजस्थान की है या किसी दूसरे प्रदेश की कहीं जिद आबादी है, आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 200 सदस्य माननीय जो बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग सीएम एंड स्पीकर, उनके सहित ये माना जाना चाहिए कि वो पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो सौभाग्यशाली लोग हैं। वो एक वहां बैठ करके उस प्रदेश की, उस क्षेत्र की लोगों की समस्याओं का आधारभूत तरीके से उसका निराकरण कर सकेंगे, चर्चाएं की जाएंगी। वो एक माना जाता है, और लोकतंत्र में अधिकार भी इसी वजह से दिया गया है कि चर्चा की जा सके। भारत का संविधान जब लिखा जा रहा था तो निश्चित रूप से आज आधुनिक भारत के परिदृश्य को भी ध्यान में रखा गया था कि कभी कोई टकराव ना हो, किसी का अधिकारों का उल्लंघन ना हो। और बनाने का आप कभी भी देखिए, प्रस्तावना जब भी आप उसकी देखेंगे, उसमें मूल मंत्र यही है कि किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन, यानी कि उनका एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। वो चाहे इंडिविजुअल कोई पब्लिक पर्सन हो या फिर हमारे स्तंभ हो, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। अब इसके जो आधारभूत चीजें हैं उसमें है कि इसे डिजिटलाइजेशन का युग है, उसे कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है। G20 की मेजबानी भारत को मिली है, वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बात है, उसको लेकर के चर्चा की गई जाएगी। उसके अलावा कार्यपालिका और विधायिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल रहे, विधायिका कैसे इफेक्टिव हो सकती है, कार्यपालिका को और मजबूती के साथ में कैसे काम में लिया जा सकता है, तमाम चीजों को लेकर के चर्चा की जाएगी। हालांकि सबसे बड़ी बात बस यही है कि इन चर्चाओं पर अमली जामा भी पहनाया जाना चाहिए, उसे जहन में हाउस के उतारा जाना चाहिए और पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके उस पर विचार होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। चले, हमारे साथ रामनारायण मीना साहब भी जुड़ गए हैं, जो राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से इनको विधायिका का कवर करने का एक्सपीरियंस है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। राजस्थान का सौभाग्य इस नाते है कि चौथी बार मेजबानी मिल रही है। 11 साल पहले हुआ था 2011 में ये सम्मेलन, लेकिन अब एक वाइड रूप में जिस तरह से चर्चाओं में आने लग गया है, उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और पिछले कुछ दिनों से हम देख भी रहे हैं, बेशक गवर्नमेंट राजस्थान में कांग्रेस की हो, लेकिन सीपी जोशी की एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कि इसी हाउस के अंदर चर्चा के लिए उन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से भी उन्होंने बुलाया, संघ पृष्ठभूमि के भी एक बहुत बड़े पदाधिकारी को उन्होंने चर्चा के लिए बुलाया, कांग्रेस के नेताओं को भी आमंत्रित किया, बीजेपी के नेताओं को भी आमंत्रित किया। और उनका कहना था कि जब मैं पहली बार इस तरह का कोई प्लान कर रहा था तो मेरी इच्छा थी कि इसका उद्घाटन लालकृष्ण आडवाणी करें।
बड़ा उनको तजुर्बा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो आ नहीं पाए। शायद प्रणब मुखर्जी साहब ने फिर बाद में उसका उद्घाटन किया। तो श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अपन ने बहुत बार चर्चा देखी है, क्या वास्तव में इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जब खुलकर के चर्चा होती है, पार्टी लाइन से अलग हट करके, तो हमारा जो रूटीन का विधायी कार्य है वो उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ेगा कि हाँ वास्तव में मीडिया में या बाहर चर्चाएं होती हैं कि विधायिका अपनी वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही या वो बहस नहीं हो पा रही जो होनी चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, आपने और मैंने विधानसभा की प्रक्रिया मदन जी के साथ और रामनारायण जी मीणा जी के साथ खूब तरीके से देखी है। जो विधानसभा के अध्यक्ष और सचिव आ रहे हैं और लोकसभा के अध्यक्ष भी आएंगे और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति भी आ रहे हैं, निश्चित रूप से ये लोग ऐसे हैं जो जिसको कि लोकतंत्र को सही मायने में चलाने का मौका मिलता है। लेकिन आपको ये पता है कि निश्चित रूप से हर राजनीतिक पार्टी का बनता है अध्यक्ष, और वो राजनीतिक पार्टी को किनारे से उसको समर्थन करता है, चाहे भले कुछ भी कहें, रामनारायण जी भी कहें, मदन जी भी कहें, कोई सी भी पार्टी का अगर अध्यक्ष बनता है तो उसका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है उसके प्रति। दिखावे के लिए निश्चित रूप से प्रतिपक्ष को वो सहयोग करने का कोशिश करता है कि उसको मौका दे और उसके अनुरूप सदन को चलाए, लेकिन लोकतंत्र में जो देखने को मिलता है वो होता नहीं है। राजस्थान की विधानसभा में आज जो मैं पहली वाले अधिवेशन को मैंने पूरे को देखा था करीब से, बहुत सारी चीजें बनाई गई थी, कहा गया था, लेकिन इस सदन चलता है। रामनारायण जी अभी मौजूद हैं, ये उपाध्यक्ष खुद रह चुके हैं और सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, और मदन जी खुद भी उप सचेतक रहे हैं। ये बता दें कि क्या राजस्थान विधानसभा में मौजूदा स्थिति में नियमों की पालना हो रही है क्या, और जिस प्रकार का सदन आपको देखने को मिलता है, खुद रामनारायण जी मीणा जी के साथ सीपी जोशी का व्यवहार कैसा रहा था ये तो खुद अच्छी तरह जानते हैं। जैसे पहले ध्यान आकर्षण पर जो चर्चा होती थी खुलकर के कार्रवाई करने की, जो कुछ सिस्टम हमारे राजस्थान विधानसभा में विख्यात था कि हाँ यहाँ तो कुछ न्याय मिलता है, अब आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से क्या होता है रामनारायण जी को पता है, मैंने भी देखा है शून्यकाल में जिस प्रकार की। सवाल ये है श्याम जी कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म मिलते हैं, क्योंकि ये खुद जो माननीय सदस्य हैं वो भी मान के चलते हैं, मिनिस्टर्स भी मानते हैं, मुख्यमंत्री भी मानते हैं, प्रधानमंत्री अपनी ओर से कह चुके हैं कि हाउस की बैठकें कम होना बड़ी चिंता की बात है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां पे 60 बैठकें एवरेज होती हैं, 60 किसी प्रदेश में नहीं होती हैं। तो जब तक बैठकें नहीं होंगी, सीमित होंगी, तो सदस्यों के लिए लिमिटेशंस होंगी। ये सबसे बड़ी जो बीमारी पैदा हो रही है वो वजह यही है कि आपके हाउस पूरी तरह से नहीं चल पाते हैं। मैं भी, आप लोग जुड़े उससे पहले मदन जी से यही कह रहा था कि फ्लोर मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट तरीका आजकल ये मानने लगे कि अच्छा संसदीय कार्य मंत्री, आपका चीफ व्हिप, डिप्टी चीफ व्हिप, अगर कम समय में हाउस को करा दिया काम ठीक, ओके आज का काम निपटा, उसको मान के चलती है सरकार की बेस्ट ये परफॉर्मर है, बहुत अच्छा पार्लियामेंट्रियन है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। बैठक के लिए आप घर से निकल करके आ जाते हैं, खुल करके चर्चा होनी चाहिए। एक खुश नसीब हैं जो लोग चुन करके यहां तक पहुंचते हैं। इतने लोग चुनाव लड़ते हैं, उसमें से 200 सदस्य माननीय आते हैं। तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि वास्तव में जब इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलते हैं, हाउस की चर्चा पे तो अपन अलग बात करेंगे, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म में होते हैं, क्या वास्तव में इसका प्रभाव हमारा रूटीन कार्य जो होता है विधायिका का, क्या वास्तव में उस पर पड़ सकता है कि हाँ वास्तव में बेटर कैसे कर सकते हैं हाउसेस की पोजीशन को? मैं उसके लिए जानना चाह रहा हूं, क्या वास्तव में ऐसे जो सम्मेलन सेमिनार्स होते हैं उसका असर आता है? योगेंद्र जी, निश्चित रूप से लोग बैठ करके एक नीति बनाए और नीति को फिर लागू करें। नीति बनाने का काम तो कर सकते हैं, चर्चा भी होती है, सब कुछ होती है, एक बार तय कर ले स्टैंडर्ड रेट से कि राज्य विधानसभा इतने दिन चलेगी, ये नियम बना करके केंद्र सरकार अपने तरीके से लोग। मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं रामनारायण जी का रुख करना चाहूंगा। रामनारायण जी, क्या लगता है आपको इस तरह के जो सम्मेलन हो रहे हैं? मैं श्याम जी वापस आऊंगा आपके पास में जी। माननीय श्याम सुंदर जी ने बिल्कुल सही कहा है। ये प्रश्न सबसे पहले 1991 में मैंने सदन में उठाया था, उसके पहले इस तरह का कोई प्रश्न नहीं होता था। मैंने मेरे प्रिविलेज के तहत इस बात को उठाया
और स्पीकर ने माना कि ये मैंडेटरी था, कॉन्स्टिट्यूशनल था, 60 दिन की बैठ होने के पुराने नियम दिखे, उसके बाद ऑब्लिगेटरी कर दिया। लेकिन जब तक सदन नहीं चलेगा सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती। सरकार का मतलब है अफसरशाही मजबूत हो जाती है। हमें अफसरशाही मजबूत नहीं करनी है, हमें अफसरशाही जनहित के कामों में काम में लेनी है। ये कोई भी पार्टी नहीं है, पार्टी का प्रश्न नहीं है, वो जनहित के कामों में नहीं हो रही। मुझे याद है एक मामला मैंने पार्लियामेंट में ऐसा उठा दिया था जो पार्लियामेंट के लायक था, स्टेट के लायक था। 2 महीने बाद में क्या मुझे कहा गया कि भाई ये तो स्टेट का, लेकिन वह काम हो गया। माननीय भैरव सिंह जी के टाइम पे हमने कोई बात उठाई थी, स्कूल की पट्टी टूटी हुई थी, बरसती बरसात में अफसर के। आज वो चीज नहीं हो रही है। इससे गवर्नमेंट बदनाम होती है, इससे प्रशासन की अव्यवस्था का जनता पे गलत असर पड़ता है। हमें जनता को ध्यान में रख करके ये सारी व्यवस्थाएं जुमाना पड़ेगा। इसीलिए 60 दिन की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, वो ऑब्लिगेटरी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल थी। इन्होंने उसको चेंज क्यों किया, पहला तो मेरा ये अर्ज करना है। और नंबर 2, देखिए आज विधानसभा की क्या स्थिति है, मैं मदन जी के सामने अर्ज करना चाहता हूँ। दोषी ये भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, हालांकि हम दोनों इसलिए दोषी नहीं है कि जो लीडर थे वो दोषी है। सदन में क्या हो रहा है, सदन में मैं मेरे लिए नहीं कहता, लेकिन कोई आदमी कानून से ऊपर अपने आप को माने, उसका वर्डिंग से कानून बनाने की बात सोचे, वो कानून को देखे कम, उसका इंटरप्रिटेशन गलत करे तो उसका कहना नहीं है। जी, मेरा सवाल जो है, मेरा सवाल ये कि क्या वास्तव में इस तरह के जो आयोजन होते हैं उसका कुछ प्रभाव होता है? क्यों जब खुलकर के चर्चा आती है तो कहीं थोड़ा तो उसका प्रभाव होता है। तो उसी लिहाज से मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि वास्तव में होने चाहिए इस तरह के सम्मेलन, उसका कुछ असर आता है? पहले के सम्मेलन भी आपने देखे हैं। देखिए ये सदन प्रजातांत्रिक तरीके से चलना चाहिए, दोस्ती से नहीं चलना चाहिए। अभी दोस्तें ज्यादा है। जहां तक मैं माफी चाहता हूं मदन जी से, भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक लोग दोस्ती निभा करके कांग्रेस की गवर्नमेंट के विपरीत बोलने की औकात नहीं रखते। सबसे बड़ा मुद्दा है, आज कोई अफसर तो गलती कर रहा होगा, इतने लोग पकड़े जा रहे हैं, अखबार में आ जाता है, सदन इस मामले को नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे, इसका आप रीजन समझते हो? तो मेरा ये है, अब बिरला जी को 4 दफा बुला लिया, हमारे सम्मान्य स्पीकर है, मैं इसलिए नहीं करा कि उनके मुकाबले मुझे चुनाव लड़ाया गया, लेकिन हमारे बहुत से पुराने लीडर्स हैं, केरला हर स्टेट में लीडर्स बड़े पड़े हैं। तो ये जो व्यक्तिगत दोस्ती का सदन के आधार पर चलना चाहिए, वो मुझे ठीक नहीं लगता। मैं भी आपके साथ इन मार्च के साथ ही राजनीति में आया हूं। मैं 1965 में कॉलेजियम का प्रेसिडेंट था। इसलिए मदन जी से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पार्टी को कंट्रोल करो, वो जनहित की बात करें, नहीं तो आप राजस्थान में पिछड़ रहे हो आज की तारीख में, बशर्ते कि कांग्रेस ने कुछ एक मुद्दे ठीक कर दिए। और मैं वो कड़ी हूं जो चाहता हूं प्रशासन ठीक चले, गरीब का काम हो, पार्टी राज में कोई भी आए, हमें जनहित के काम करना चाहिए जैसा पहले हुआ करता था। विपक्ष मजबूत हो, आप चाहते हैं विपक्ष मजबूत रहे? विपक्ष अपने आप को कमजोर कर रहा है, 101% कमजोर कर रहा है। ये तो कहेंगे अपनी मजबूती से हम आ रहे हैं, छोड़िए इसको। विपक्ष को इतनी कमजोरी प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। हालांकि जनता वोट देती है, खुद देख के नहीं देती, वो माहौल से देती है, किसको निपटाना, किसको आगे बढ़ाना। तो मेरा तो अर्ज करना है कि ये सम्मेलन से उतना फायदा नहीं है जितना हम सोच के चल रहे हैं। इनसे फायदा उठाना चाहिए, वो हम उठा नहीं पा रहे हैं। जी चलिए, मैं मदन जी के पास जाना चाहूंगा। मदन जी, 2 बिंदु हो रहे हैं, विधायिका को इफेक्टिव बनाना, कार्यपालिका को काम लेना, साथ चलना, और न्यायपालिका और विधायिका के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल रहे, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया। कुछ ऐसे बिंदु होते हैं कि कई बार टकराव की स्थितियां बनती है, कहा जाता है कि एक दूसरे की लिमिट का एनक्रोचमेंट हो रहा है, यानी कि लिमिट का सबको ध्यान रखना चाहिए। कार्यपालिका को लेकर जरूर सवाल उठते मैंने देखे हैं, केवल बात राजस्थान विधानसभा की नहीं है, और भी राज्यों से जो खबरें आती हैं वहां भी सवाल उठते हैं। क्या है कारण इसका कि सत्ता का केंद्रीकरण होने लग गया उसकी वजह से, या फिर सत्ता पक्ष ये मान के चलता है कि मैं, एक तो ये बड़ी पीड़ा होती है सभी को, मैं कई बार हाउसेस में देखता हूं, केवल राजस्थान की बात नहीं है, अन्य राज्यों में भी एक कोई मुद्दा होता है, मंत्री जवाब में अगर वो कहें कि फंसना शुरू हो जाता है तो हाउस को ऐसे है हाईजैक कर देते हैं कि नहीं बिल्कुल हाँ हो, इससे कुछ हासिल नहीं होता है। तो क्या वास्तव में चीजें दूर होनी चाहिए? एटलीस्ट ऐसे सम्मेलन में इन मुद्दों को भी रखा जाना चाहिए। देखिए, ये आपने बहुत सही बात कही है। कई बार क्या होता है कि जो कार्यपालिका के जो
अधिकारी होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, उनको बचाने के लिए सरकार अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा देती है। मैं सोचता हूँ ये ठीक बात नहीं है। कार्यपालिका की कोई त्रुटि है तो सरकार वो अपनी त्रुटि क्यों समझती है? उसको ठीक करना चाहिए, उसमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, उसमें उसको उस पर अंकुश लगाना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलती कार्यपालिका नहीं करे, कोई सेक्रेटरीज नहीं करेगी। गलत कोई जवाब दे दिया है, जैसे आपने कहा कि गलत जवाब दे दिया, लेकिन वो मंत्री उस पर अड़ा रहता है, ये ठीक बात नहीं है। यदि लगता है कि नहीं ये गलत है तो उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इसमें सरकार की एटी भी नहीं लगती है, क्योंकि सरकार के मंत्री या सरकार के किसी जनप्रतिनिधि ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है। कार्यपालिका काम करती है, हम तो निर्देश देते हैं। विधानसभा ये जो मतलब विधायिका जो है वो नियम बनाती है, कानून बनाती है, उस कानून का पालन करवाना कार्यपालिका का काम है। उसमें कहीं त्रुटि होती है तो उसका समीक्षा होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात आपने कही, अब जैसे रामनारायण जी मीणा साहब ने कहा कि बोले विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। देखिए मैं सोचता हूँ कि रामनारायण जी की भुजाएं फड़क रही है इस उम्र में भी कि वो लड़ने के लिए उतावले हो रहे हैं और हम लोग बराबर लड़ नहीं रहे। मैं एक बात आपसे निवेदन करूं कि हम लोगों को सबको कोई भी कानून आता है, कोई भी विषय आता है, उसका गहन अध्ययन करना चाहिए और उस पर समीक्षा करके और उस पर विवेचन करना चाहिए, उस पर अपनी बात रखना चाहिए। और उसमें कहीं पर भी यदि ठीक लगता है तो बात ठीक ढंग से रखे, कहीं उत्तेजनापूर्ण तरीके से रखना है, लेकिन शब्दावली शब्द चयन सही होना चाहिए। उसमें शब्द चयन एक दूसरे पर छींटाकशी का नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और समीक्षात्मक चर्चा होना चाहिए। और उसमें मैं सोचता हूँ कि कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है, हमारा विपक्ष मजबूती से अपनी बात को रख रहा है, कहीं इसमें पीछे नहीं है। हाँ मुद्दे बहुत हैं, उन सब मुद्दों को आपका ये कहना है कि उन मुद्दों को उस मतलब कार्य उसके तरीके से लाना चाहिए, उठाना चाहिए। केवल हल्ला मचाना ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, केवल हल्ला मचा करके और वातावरण बिगाड़ देना और हाईजैक करना ये ठीक बात नहीं है। नियम प्रक्रिया के तहत विषय को उठाया जाए, उस पर चर्चा हो, और अध्यक्ष भी चाहे सरकार का दोष हो तो निश्चित रूप से अध्यक्ष को भी निर्देश देना चाहिए। सभापति पैनल में जो बैठे हैं उनको भी उस प्रकार की व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन वो बंधे हुए होते हैं, वो सरकार से बंधे हुए होते हैं। आपने ठीक कहा कि वो त्याग पत्र जरूर देते हैं पार्टी के सदस्यता से और निष्पक्ष अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो निष्पक्ष होते नहीं है। उनको हमेशा वो मुख्यमंत्री की तरफ देखते हैं या उस पक्ष की तरफ देख करके और निर्णय लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि चर्चाएं होती है, सामूहिक बैठक करते हैं और उसमें पक्ष विपक्ष और विभिन्न पार्टियों के सदस्यों को साथ में बिठा करके अपने और बहस में चर्चा भी करते हैं। ये भी करना चाहिए और सदन को सही ढंग से चलाना चाहिए। ये करते श्याम जी ही आपके है। पास आना चाहूंगा मैं, श्याम जी के पास जाना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए देश में बहुत सारे गंभीर विषय हैं, गंभीर मुद्दे हैं, उन पर चर्चा बात की जाती है और चर्चा के लिए कहा जाता है कि सार्थक चर्चा होगी। और इस सार्थक चर्चा का जो आधार है, देखिए पार्लियामेंट के दो हाउस, दोनों के स्पीकर यानी कि उनके अध्यक्ष इसमें रहेंगे, लोकसभा स्पीकर भी रहेंगे और राज्यसभा के अध्यक्ष भी रहेंगे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत 29 राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष आ रहे हैं, कई जगह के उपसभापति उपाध्यक्ष आ रहे हैं, कहीं से सचिव आ रहे हैं। इस तरह से कुछ एमएलसी के जो हैं स्पीकर्स हैं वो भी आ रहे हैं, 4 या 6 लोग आ रहे हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जिनको लेकर के चर्चा बहुत जरूरी है। एक दूसरी जगह के लोग आएंगे, वहां से चर्चा होती है। डिजिटलाइजेशन का युग है, G20 की मेजबानी भारत को मिली है, तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के चर्चा की जाएगी। इसके अंदर जो मुद्दे बताए हैं उनको लेकर के, तो वास्तव में इस दौर में इस तरह की चर्चा बेशक कि वहां पे हो नहीं हो, कई बार हम लोग डिबेट करते हैं, आप लोगों की चीजें कहीं पे जाती हैं, लोगों में एक चर्चा का विषय बनता है कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, ये होना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि ऐसी गंभीर चर्चाओं का कोई आधार बनता है और कभी हाउस का हिस्सा भी बन जाती हैं वो। देखिए बहुत शॉर्ट में चाहूंगा आपसे। सबसे बड़ा सौभाग्य तो यह है कि दोनों सदनों के जो चेयरमैन है राजस्थान से और इस सदन के सदस्य रहे दोनों। तो अब इनको रहते हुए अगर हम चाहें कोई ऐसा नीतिगत फैसला कर ले जो पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश में लागू हो, 60 दिन की विधानसभा चले, एक नियम बना दे, केंद्र में इतनी चलती तो यहाँ चलेगी, जैसे केंद्र में लोकसभा चलती है या नहीं चलती है। इसलिए हमको मैंडेटरी करना ही पड़ेगा कि इतने दिन तो आपको चर्चा करनी है और सरकार को विजिट देना ही है। अब देखिए फॉर्मेलिटी निभाने के लिए अगर ये सदन चलते हैं
तो निश्चित रूप से अपने कामयाबी नहीं होती, ओवरलैपिंग होती है कई जगह कार्यपालिका को तो कसावट करने का सबसे बड़ा स्थान ही विधानसभा है, और विधानसभा सही तरीके से चलेगी तो जो अधिकारी हैं वो तो लगाम कसे हुए रहेंगे, तो आराम से चलेंगे। उनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई होती थी, अब कार्रवाई करनी चाहिए, क्यों नहीं करते? वो तो स्वार्थों की पूर्ति है फिर तो। इसलिए दोनों सदन के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे राजस्थान से, मैं मान के चलता हूं कि ये हमारे राजस्थान की शान होगी कि कुछ नीतिगत निर्णय इस देश के लिए करके जाए वो तो याद रखे जाएंगे, और हमारा ये हाउस भी याद रखा जाएगा कि यहाँ क्या कुछ हो पाता है, क्योंकि यहाँ की मर्यादाएं और जो मान्यता है देश में मानी जाती है। पुरानी मैंने भी देखा पुरानी विधानसभा में किस गरिमा को रखते थे, आज वो गरिमा कम होती जा रही है। उसका मदन जी को भी दुख है, मुझे भी दुख है, और नारायण जी को सबसे ज्यादा दुख हो क्योंकि सबसे सीनियर व्यक्ति हैं। तो इसलिए जो गरिमा होती थी, सारी बातें होती थी, उसको बनाए रखने के लिए निर्णय होने चाहिए। और मैं मान के चलता हूँ जो आके प्रतिनिधि आ रहे हैं पूरे देश से और विधानसभाओं के सारे, सर मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, तमाम अतिथियों का समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए, बड़ी अच्छी बात है, राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात यह होगी कि चौथी बार मेजबानी पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मिल रही है। कई बार आइडियोलॉजी से अलग हट करके भी चर्चाएं होती हैं, और अब जरूरी भी होती है, क्योंकि चर्चा डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा आधार ही यही होता है कि जब चर्चा करते हैं, बेशक किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, कुछ ना कुछ उसमें से सारगर्भित चीजें बाहर निकल के आती हैं, और आई थिंक यही मोटिव होना चाहिए इस सम्मेलन का। तो चलिए, जो हमारे के रिवाज भी है, हमारे एक संस्कार भी हैं कि जो लोग बाहर से आते हैं उनके स्वागत के लिए, तो जो पीठासीन अधिकारी उनका बहुत बहुत स्वागत है, और इसमें से कुछ सारगर्भित चर्चाएं भी निकल करके आनी चाहिए जो वास्तव में हाउस का हिस्सा बन सके। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हाउस लंबे समय तक चल सके, उसके लिए कोई आधारभूत स्ट्रक्चर तैयार हो, यानी कि उसका कोई नियम कायदे बने, उस पर भी अगर मोहर लगती तो अच्छी बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।